हेलो वीडियो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं सैलरी, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ओपिनियन पूछा था। सारे स्टूडेंट्स ने कहा था सर सैलरी का टॉपिक स्टार्ट करो, और सैलरी हमें समझने में दिक्कत होती है तो सैलरी टॉपिक स्टार्ट करो। तो आज से हम सैलरी स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज पार्ट 1 ऑफ चैप्टर सैलरी। जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ बातें बता दूँ कि सर हम क्लास नोट्स बनाएंगे, और क्लास नोट्स बनाने के बाद हम बुक से पढ़ेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस रहने वाला है। सर इसमें कितने लेक्चर्स होने वाले हैं? तो अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स की प्लानिंग है मेरी कि ये खत्म हो जाए कंप्लीट विथ स्टडी मैट के 100% क्वेश्चंस जो है हम करने वाले हैं विथ अमेंडमेंट। ठीक है, तो अमेंडमेंट साथ में कवर्ड अप रहेगी। यहाँ पे अमेंडमेंट को हम नहीं छोड़ेंगे, साथ के साथ सब कुछ करेंगे। प्लस जो सबसे अच्छी बात रहेगी कि क्लास रिकॉर्डिंग करेंगे। क्लास रिकॉर्डिंग मतलब जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा हम साथ के साथ रिवाइज कर लेंगे। जैसे लेक्चर 1 हुआ तो लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग आपको ऑडियो क्लिप में मिल जाएगी, और जैसे जैसे सैलरी कंप्लीट होगा आपको ऑडियो क्लिप मिल जाएगी, ताकि लेक्चर दोबारा ना देखने पड़े। जिसने भी पूरे लेक्चर्स देखे हैं, ऑडियो लेक्चर सुन के आप कंप्लीट इसको कर पाएँ। सर एक क्वेश्चन और है, क्या आप टैक्सेशन जो है वो फ्री फुल डालने वाले हैं? आंसर है यस। सर ये लेक्चर्स कब के लिए अप्लीकेबल है? सर सितंबर 25 एंड जैन 26 के लिए फुल्ली अप्लीकेबल है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि सर सीएमए वाले क्या ये लेक्चर देख सकते हैं? आंसर है यस, सीएमए वाले ये लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके बाद छोटे मोटे क्वेश्चंस और है कि सर हम क्लास नोट्स आपके साथ बनाएं, क्या ये कंपलसरी है हमारे पास? हम बोथ ग्रुप दे रहे हैं या फिर टाइमिंग की स्केर्सिटी है? सर अभी अभी पता चला है। तो क्लास नोट्स आप कोशिश करें बनाएं, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, जो भी हम पढ़ रहे हैं वो आपकी बुक में एज इट इज मेंशन है, सारा का सारा पूरा टाइप करवा रखा है मैंने। प्लस सर बुक लेना कंपलसरी। देखो एक चीज़ पे तो चलना पड़ेगा आपको, या तो तुम्हारे पास स्टडी मेट लेटेस्ट वाला हो, राइट, या फिर ये बुक हो। क्योंकि मैंने जो खुदा माना है टैक्सेशन का वो स्टडी मेट को ही माना है। या तो बुक हो मेरी वाली या फिर स्टडी मेट हो। सर आपकी बुक लेनी होगी तो क्या करना होगा? तो सर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 9354719404 पे। आप इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना प्लीज़। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दोगे, जो लेटेस्ट स्टॉक होगा हम देख लेंगे, उसके हिसाब से आपको बुक डिस्पैच करवा देंगे। सर हमारे पास लेटेस्ट वाला स्टडी मेट है, ठीक है। अगर लेटेस्ट वाला स्टडी मेट है तो मेरे साथ क्लास नोट्स बनाओ, जो हम पढ़ रहे हैं इनफ होगा आपके लिए, ठीक है, इनफ होगा उतना। सर अगर हमने ये कर लिया तो हमारे कितने मार्क्स आ जाएंगे? तो सर टैक्स में अभी मैं डीटी करा रहा हूँ, डीटी में मैं आपको 40+ की 100% गारंटी दे सकता हूँ। अगर जैसे मैंने पढ़ा है वैसे कर लिया तो 40+ आ जाएंगे। हाँ, जो क्वेश्चन लिखना होगा वो लिखना होगा, जो होमवर्क दूंगा वो करना होगा, सारी चीज़ें करनी होगी, ऑडियो रिवीजन सुनना होगा, क्लास वर्क होमवर्क सब कुछ करना होगा। कुछ बच्चे जब मैं क्लास वर्क देता हूँ ना तो वो मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप पे भेजते भी हैं। सर इसकी को ऐसा तो नहीं होगा कि आपने 1-2 चैप्टर डाल दिया फिर आप कहोगे कि पेड बैच है वो ले लो? नहीं, जो चीज़ प्रॉमिस कर दी वो कर दी। डीटी का फ्री बैच चल रहा है, साथ में ऑडिट का फ्री बैच चल रहा है। डीटी में हमारा अब तक बेसिक प्लस टैक्स रेट वीडियो अपलोड हो चुके हैं, राइट, और ऑडिट में हमारा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 11 अपलोड हो चुका है। सर क्या ये रेगुलर आने वाले लेक्चर है? आंसर है यस, 99% यस। बट हाँ, समटाइम फैमिली की वजह से एक आध दिन मिस हो सकता है, अदरवाइज कंटिन्यूशन में लेक्चर रहेंगे। और बाकी आपको पर्सनल जो भी डाउट क्वेरी हो 9357194004 पे आप भेज दोगे। बस एक ही चीज़ कहूँगा, सर आप ये क्यों कर रहे हो? सर मेरे को गुरु दक्षिणा दे देना। गुरु दक्षिणा में ये करना कि वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, ये मेरा रिवॉर्ड है, मेरे हार्डवर्क का रिवॉर्ड, ठीक है। एक लाइक प्लस एक थैंक्स लिख देना सर, ठीक है। आपको लेक्चर्स कैसा लगा एक थैंक्स लिख देना कि सर आपने बहुत मेहनत की, थैंक यू सर। अपनी दुआओं में याद रखना सर। एंड द लास्ट, सर आपकी बुक बाय करनी है? नहीं, ये लास्ट नहीं है। लास्ट ये है कि आपको किसी भी एक दोस्त को, ठीक है, ये वीडियो शेयर करने, ठीक है। सर उससे क्या होगा? देखो यार, एक वर्ड होता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है कि हमें जो मिला हम उसके लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी दोस्त को शेयर करेंगे ना तो हमें उसकी दुआ मिलती है। और जहाँ काम हार्डवर्क से नहीं होता वहाँ काम दुआओं से होता है। थोड़ी सी दुआ इकट्ठा कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने टीचर का आशीर्वाद लीजिए, इस प्रकृति से, नेचर से, पेड़ पौधों से, एनिमल से थोड़ा सा कनेक्ट होइए, ठीक है, और खुशी के साथ पढ़े। आई प्रॉमिस कि सैलरी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और विद इन रेगुलर लेक्चर आने वाले सैलरी के, ओके। तो आप यहाँ पे डाल देंगे, हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सैलरी, सेक्शन 15 to 17।
सर हम आप पे भरोसा करके कर रहे हैं, क्या ये हो जाएगा? आंसर है यस सर, हो जाना चाहिए। हाँ, ऊपर वाले ने चाहा तो, क्योंकि कई बार हमारी इच्छाएं काम नहीं करती, एक्सीडेंट हो गया, भूकंप आ गया, मैं ज़मीन में चला गया, एक अलग केस है। लेकिन अगर मैं ठीक रहा आप लोग की दुआओं से, इसलिए मैंने कहा मुझे दुआओं में याद रखना, ताकि मैं अपना कमिटमेंट पूरा कर पाऊँ। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए, दुआएं चाहिए, आप लोग का एक थैंक्स चाहिए हर वीडियो में। आई प्रॉमिस कि टैक्सेशन आज थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि पहला वीडियो है, कल से न्यूमेरिकल चालू हो जाएंगे, ग्रेचुइटी और पेंशंस, रिटायरमेंट स्कीम वगैरह वाले, कल से एंजॉयमेंट आपको पूरा आएगा, लेकिन बेसिक सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है सर, हमने आपकी सर नोट्स पढ़ लिए तो हो जाएगा? नहीं, क्वेश्चंस करना पड़ेगा, या तो स्टडी मेट या तो मेरी बुक, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। मेरी बुक का फायदा ये है कम पढ़ के ज़्यादा हो जाएगा, स्टडी मेट में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और कहाँ क्या नहीं पढ़ना है वो पता नहीं चलेगा, तो बुक का ही फायदा रहेगा। बाकी क्लास नोट्स प्लस क्वेश्चन बैंक करते जाओ, आई प्रॉमिस, आई गिविंग यू गारंटी फॉर 40 और 40 प्लस 5 मार्क्स इन DT फॉर राइट दिस मोमेंट। बाकी GST कराऊंगा नहीं कराऊंगा आपके ऊपर है, आप कितना सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, सब आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो हर वीडियो में मैं नहीं दूंगा, ये इसलिए दिया हर चैप्टर के स्टार्टिंग में, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, पहली बार देख रहे हैं फिर कंफ्यूज हो गए, सर ने तो कुछ बताया नहीं, इसलिए मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। ओके सर, सर सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? सर कॉन्सेप्ट नंबर 1 आइए लिखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 मेरे दोस्त कहता है कि जानिए सेक्शन 15 क्या है। सर व्हाट इज सेक्शन 15? दिस इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है कि जब भी आप कोई भी एक्ट या चैप्टर पढ़ते हो तो वो कहता है कि भाई आप हमारे पास आ रहे हो, लेकिन हमारे पास आने की वजह क्या है, हम कब आपके पास आएंगे, कब हम इस चैप्टर के अंदर आपको टैक्स लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन। आपका एक चैप्टर आएगा हाउस प्रॉपर्टी, वो कहेगा कि तुम्हारे पास खुद की प्रॉपर्टी है, हाँ, घर तुम्हारा खुद का है, हाँ, और तुम उसे लेट आउट करते हो, रेंट पे देते हो, हाँ, अगर तुम लेट आउट करते हो, घर तुम्हारा है, तो हम तुम्हें हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स लगाएंगे। सर वो कब पढ़ाओगे? आप जब बोल दोगे तब। सैलरी के बाद आप बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना है, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, मालिक आप है, सेवक मैं हूँ, बस सपोर्ट आपका चाहिए, कृपा आपकी चाहिए, मेहनत मैं करूँगा सर आपको पास कराने के लिए। तो सेक्शन 15 क्या कहता है? चार्जिंग सेक्शन, की सर हम कब आएंगे, जब हमारा बुलावा आएगा। तो सेक्शन 15 इज द बुलावा, इट्स मीन टू कॉल। सेक्शन 15 इज टू कॉल दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर की अप्लीकेबिलिटी कब होगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, सर लिख लिख के हम पढ़ेंगे साथ के साथ, क्योंकि देखो मेरा मानना है जो मैंने सीखा आज तक, जब मैं 8th क्लास में था सर, मैं तब से पढ़ा रहा हूँ, मान के चलिए मोर देन 15 ईयर का एक्सपीरियंस है सर टीचिंग में मुझे। जो मैंने सीखा वो ये सीखा कि जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे स्टडी के दौरान, जितना ज़्यादा फोकस माइंड एक्टिवेट होगा स्टडी के दौरान, उतनी ज़्यादा रिटेंशन पावर रहती है। आई प्रॉमिस यू इस लेक्चर के एंड तक आपको हर एक चीज़ वो याद रहेगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा फनी होगा, थोड़ा सा एग्जाम्पल होगा, थोड़ी सी इधर उधर की बातें होंगी, लेकिन हाँ हर एक चीज़ टू द टाइम, विद टाइम और ऑन द पॉइंट आपको सब याद होगा। तो सेक्शन 15 क्या कहता है कि हम इस चैप्टर में कब आएंगे, हम इस टॉपिक को कब पढ़ेंगे। सेक्शन 15 कहता है इनकम इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड। इस हेड के अंदर इनकम टैक्सेबल होगी इफ देयर इज एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। ठीक है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। तो यहां पे जरूरी क्या है सर? रिलेशनशिप होना जरूरी है। किसका सर? एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का। सर अब यहां पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा और आप मुझे जवाब देंगे कि सर अब मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। जैसे मैंने अपॉइंटमेंट बुक कीजिए अर्बन कैब पे कि सर मेरा एसी में गैस कम हो गई है, चल नहीं रहा है, दिक्कत आ रही है, प्लीज़ चेक। अब वो बंदा आया, उसने 4 आवर्स का काम किया। ठीक है, अर्बन कैब वाले ने 4 आवर्स मेरे यहाँ पे काम किया और 2000 रुपीज़ चार्ज किए। टेल मी दिस इज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे सर ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, और कुछ बोलेंगे सर नो
नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक। अब जो बच्चे कहते हैं नो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी रीजनिंग लिखिएगा। और अगर आप चैप्टर 1 देखेंगे तो आपको पता होगा कि मैं हर कमेंट का रिस्पांस देता हूँ। जो भी क्वेरी होगी, डाउट होगी, तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा कि सर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम्पल सुनिएगा। मैंने मिस्टर राम को अपॉइंट किया है और सैलरी इनकी रखी है सर 50,000 पर मंथ, और इनके ऑफिस का जो टाइम है वो रहेगा सर 8 AM टू 5 PM। नाउ माय क्वेश्चन अगेन आई एम आस्किंग टू यू, दिस इज एम्प्लॉय रिलेशनशिप और नॉट। अब आप लोग देखो यार, सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज देखी है जिंदगी में, अच्छी चीजों को उठने में ना बहुत दिक्कत होती है। मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, आप में से 100 बच्चे स्टार्ट करेंगे, सिर्फ 10 बच्चे कंप्लीट करेंगे, 90 छोड़ के चले जाएंगे। ना वो लाइक कर रहे हैं, ना वो कमेंट कर रहे हैं, वो देखेंगे, टाइम पास करेंगे, चले जाएंगे, फिर एग्जाम देने चलेंगे सर, और बोलेंगे सर आप ही के लेक्चर से पढ़ा था। इसे पढ़ना नहीं कहते। जो मैं कह रहा हूं डिक्टो वो करो। एक अर्जुन में और बाकियों में क्या फर्क है? वहां पे कौरव भी थे, दुशासन भी था, दुर्योधन भी था, भीम भी था, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन भी थे। अर्जुन में और बाकियों में क्या फर्क था? अर्जुन में और बाकियों में यह फर्क था कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आग दिखती थी। ही ऑलवेज गिव हिज 100% फोकस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक व्हाट ही इज लर्निंग फ्रॉम हिज टीचर। और बाकियों में क्या फर्क था? वो सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वही हैं, पर वो है नहीं। तो अगर तुम्हें 100% रिजल्ट चाहिए तो अपना 100% दो। 100% कैसे दोगे आप? अपना 100% फोकस रख के। मैं जो कह रहा हूँ, मैंने कहा इसका जवाब मुझे चाहिए, तो आप ये मत सोचिए सर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप क्या ही पढ़ेंगे। सर मैं पढ़ूंगा, आई प्रॉमिस। कमेंट बॉक्स में लिखो अगर तुम्हें सच में टैक्सेशन में 40-45 चाहिए डीटी के अंदर, आई प्रॉमिस यू, लिखे कमेंट, मैं पढ़ूंगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है बताइए मुझे। तो अर्बन कैब में 4 आवर्स के लिए मैंने एक बंदे को बुलाया, 2000 रुपीज़ लिए उसने। वो एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है या नहीं? सर काम तो इसने भी किया, बट क्या मैं उसे कल बुलाऊंगा वो आएगा? सर जरूरी नहीं है। अब अर्बन कंपनी किसे भेजेगी पता नहीं। और यहां पे गए राम को मैंने 8 AM टू 5 PM रखा है। ऑब्वियसली उसकी जॉब का टाइम है, उसको आना पड़ेगा। तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक एमसीक्यू आता है यहां पे, एक एमसीक्यू आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, ध्यान सुनेगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है तो ये सैलरी में ट्रीट किया जाएगा। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है तो इसको पीजीबीपी में यानी बिजनेस इनकम में ट्रीट किया जाएगा। जैसा कि क्या होता है, अगर आपने शुरू के लेक्चर नहीं दिखे, आई एम ट्राइंग टू रिकॉल, आपके 5 हेड्स होते हैं। एक होता है सैलरी हेड जो हम पढ़ रहे हैं, एक होता है हाउस प्रॉपर्टी जहां पे अपने हम घर को लेट आउट करके पैसे कमा रहे हैं, एक होता है कैपिटल गेन जब हम अपनी असेट को बेच के, लैंड को बेच के, घर को बेच के, सेल करके, एक है लेट आउट। लेट आउट है तो हाउस प्रॉपर्टी, अगर हम सेल कर रहे हैं तो कैपिटल गेन, अगर हम बिजनेस इनकम जनरेट कर रहे हैं बाय प्रोफेशन और बिजनेस, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पीजीबीपी। और जो कहीं नहीं आता वो आता है अदर सोर्स। तो कह रहे हैं भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है, जैसे एग्जांपल आपने लिया अर्बन कैब, ठीक है, अर्बन कंपनी, रैपिडो, ठीक है, ये सब एग्जांपल है ना, ओला, ये पीजीबीपी के एग्जांपल है, क्योंकि वो आपके साथ एक बिजनेस कर रहे हैं, वो आपको पर्टिकुलर सर्विस देंगे, बात खत्म। आप सोचोगे कि वो 4 घंटे आपके हिसाब से हो, 4 घंटे में ही हो, जब आप करोगे वो आएगा जाएगा, नहीं, वो आपके हिसाब से नहीं चलने वाला। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में क्या है कि वो 100% एज पर बॉस ऑर्डर ही चलेगा। जैसा बॉस कहेगा वैसा उसे करना पड़ेगा। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। सर क्या मजा आ गया सर, हमने कई बार पढ़ा है लेकिन इतने प्यार से नहीं पढ़ा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है सर। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चन के तौर पे हम पढ़ेंगे, लिखेंगे। आइए सर लिखिए नोट। नोट में लिखिए नंबर 1, सैलरी रिसीव्ड
RECEIVED received by MP MLA is taxable under the head income from other source. सर ये क्या बात हो गई? MP MLA जैसे हमने फिल्मों में देखा है, आपने मोस्टली फिल्मों में आपने देखा है कि सर हम नेताओं को अपॉइंट करते हैं, हमारे पास डेमोक्रेसी है, हम चाहे तो मोदी को हटा दे, मोदी को गिरा दे, हम चाहे तो राहुल को हटा दे, राहुल को गिरा दे. इट मीन्स वी कैन सेलेक्ट आवर प्रेसिडेंट, वी कैन सेलेक्ट आवर लीडर. हाँ, तो हम एम्प्लॉयर और वो हमारे एम्प्लॉई नहीं. तो MP MLA को सैलरी तो मिलती है, गवर्नमेंट से मिलती है, तुम्हारे पैसों से ही मिलती है, बट यू कांट डायरेक्टली कंट्रोल टू मोदी जी और राहुल जी. डायरेक्ट कंट्रोल चाहिए. यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल है. आपके यहाँ बिजली पानी आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी वाटर आना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, पुलिस होनी चाहिए, बट यू कांट से ऑन कॉल, मोदी सर प्लीज अवेलेबल वाटर टू अस, please provide electricity to us. You can't directly control to any leader or any politicians, right? डॉक्टर साहब को गवर्नमेंट हॉस्पिटल को, सर प्लीज कम, माय वाइफ सफरिंग फ्रॉम फीवर, माय बेबी सफरिंग फ्रॉम फीवर्स, ही डज नॉट कम. आपका डायरेक्टली कंट्रोल नहीं है. तो MP और MLA की सैलरी मिल तो आपके पैसों से ही रही है इनडायरेक्टली, लेकिन आपका डायरेक्टली कंट्रोल ना होने की वजह से इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में. सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ही क्यों रखा गया? चलिए बात करते हैं. क्या कैपिटल गेन में आएगा? आप प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं? नो. क्या ये बिजनेस कर रहे हैं? नो. क्या ये आपको अपनी प्रॉपर्टी लेट आउट कर रहे हैं? नो. तो जो कहीं नहीं आता वो अदर सोर्स में जाता है, जो कहीं नहीं आता वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है. ओके ठीक है सर, समझ गया सर. एक क्वेश्चन और आता है घुमाने फिराने के लिए, घुमाना फिराना इन द सेंस कंफ्यूज करने के लिए. सैलरी रिसीव्ड by partner from partnership firm is taxable under the head PGBP. सर यहां पे अदर सोर्स क्यों नहीं है? देखो समझो, पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप क्या होता है? लोग आए, peoples come for a common purpose to earn the profit. सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 शायद अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, मैंने पढ़ा है, क्लास 12th को पढ़ाते समय, अकाउंट पढ़ाते समय पढ़ा है. अब तो जो नई वाली अकाउंट है उसमें सेक्शन 4 मेंशन है, आप भी ध्यान देना, या फिर आपने BCom MCom BBA या फिर पढ़ा होगा आपने, ठीक है. तो पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप में दो लोग आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? ताकि उन्हें प्रॉफिट अर्न करना है. प्रॉफिट अर्न कैसे करेंगे? मे बी बिजनेस, मे बी प्रोवाइडिंग सर्विस, एनीथिंग दे कैन डू. तो उन्हें जो सैलरी मिल रही है, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा म्यूचुअल एजेंसी, यानी एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स के लिए लायबल है. हम ये नहीं कह सकते ये वाला एक्टिव पार्टनर है तो ये मालिक है, बाकी सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. बोथ आर प्रिंसिपल एंड बोथ आर एजेंट ऑफ ईच अदर, राइट? आपने ये पढ़ा होगा पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर, बोथ, राइट? ए पार्टनर बी का एम्प्लॉयर भी है, एम्प्लॉय भी है, तो बोथ हैव सेम रिलेशनशिप. तो हम ये नहीं कह सकते सैलरी हेड में आएगा. अगर एक पार्टनर के बाकी एम्प्लॉय होते तो सैलरी हेड में आता, लेकिन एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, तो इसलिए इसको पीजीबीपी एक्ट में रखा गया. ओके तो सर ये सब हमें पढ़ना है क्या? अदर सोर्स, हाँ जी आप पढ़ेंगे. पीजीबीपी जी हम पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे. ओके सर एक क्वेश्चन और आता है. सर मेरे ना वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है. ओके सर कुछ पैसा मिलेगा क्या एडवांस में? ओके तो अगर तुम मुझसे एडवांस में पैसा ले रहे हो, ध्यान सुनो, अगर तुम मुझसे एडवांस में पैसा ले रहे हो, तुमने 2 महीने की सैलरी आज ले ली, तो वो जो 2 महीने की सैलरी आज ली उसे आज ही टैक्स लगेगा या 2 महीने बाद लगेगा? तो हमारा सैलरी जो हेड है वो बोलता है कि सैलरी का जो चैप्टर कि एडवांस रिसीव और ड्यू विच एवर इज अर्लियर. पैसा मिला ना, कद्दू कटेगा सब में बटेगा. तुम्हें मिला तो हमें भी चाहिए, तुम्हें मिला ना सैलरी, हमें भी उस पर टैक्स चाहिए. यानी ड्यू
और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। ठीक है सर, ये सारी बातें बुक से पढ़ाओगे? हाँ जी पढ़ेंगे, आइए लिखिए। सैलरी इज टैक्सेबल on the basis of due slash receipt whichever is earlier। जो पहले होगा उस पर टैक्स दिया जाएगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने कहा पूछो भाई। आपने कहा कि सर एक मेरा दोस्त है, उसको स्टडी करने के लिए जॉब भी करनी पड़ती है, पार्ट टाइम जॉब भी करता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे बैच ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप का, वो बोलते हैं सर हमें बोथ ग्रुप तो करना है लेकिन हम 4 आवर्स की पार्ट टाइम जॉब करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो ग्रुप 1 करना है लेकिन पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि सर फुल टाइम जॉब को सैलरी में काउंट किया जाएगा और पार्ट टाइम को नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। salary you received by full time or part time, salary is treated as a salary and you are in this chapter salary head। okay, लिखेंगे salary is taxable even in case of part time जॉब। तुम पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें यहाँ पे टैक्स देना होगा सैलरी हेड के अंदर। ओके सर, 5th पॉइंट आइए लिखिए सर। सर कितने पॉइंट है? बस 5th के बाद 6, 6 के बाद 7, लिखते जाओ मेरे साथ। सर आप बुक से नहीं पढ़ा रहे, मैं पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट 1 होने दो, उसके बाद मैं बुक से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्टडी मेट आपका मार्क कराऊंगा। 5th लिखिए कि सर कई बार क्या होता है, मैंने एक एम्प्लॉय को हायर किया, मैंने कहा सर आइए ना प्लीज़ सर, उसने कहा सर बिल्कुल आएंगे, लेकिन वो आ नहीं रहा। क्यों? वो ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहा है, उसको पैसे की तो ज़रूरत है, उसको अभी 10 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वो आना नहीं चाहता। कहते सर वहाँ पे अच्छी खासी सैलरी आपके पास क्यों? मैंने कहा 10 लाख चाहिए ना, मैं देता हूँ, ले अभी के अभी ले, बाद में एडजस्ट करा लियो। अभी उसने आपके यहाँ पे जॉब स्टार्ट नहीं की, उसके बाद भी ध्यान सुनेगा, उसके बाद भी वो आपसे सैलरी लेके जा रहा है, पैसे लेके जा रहा है। और क्यों लेके जा रहा है? कि हाँ मैं आपके यहाँ काम करने आऊँगा, 2 महीने का टाइम दो, मैं आपके यहाँ तो एडवांस में ले रहा है सर। तो यहाँ कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग ऑफ द जॉब। अगर किसी बंदे ने जॉब स्टार्ट करने से पहले ही आपके इससे पैसे ले लिए, ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों सर ऐसा क्यों कर रहे हो? उस बंदे को क्यों 10 लाख रुपए दे रहे हो? क्योंकि ही नो हाउ टू वर्क। अगर वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आया तो हमारी सेल्स जो है 40 to 50 लाख बढ़ जाएगी, हमारी सेल्स जो है 30 to 40% इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो हम ऐसे इंटेलिजेंट एम्प्लॉइज को हायर करना चाहते हैं, दैट्स वाई वी आर पेइंग हिम 10 लाख बिफोर द ज्वाइनिंग। आ जा 10 लाख मैं दूंगा, और कोई लोन वोन नहीं है, तो ले मेरे से 10 लाख और अपनी सैलरी 1 लाख पर मंथ ले लियो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक केस क्या होता है, अब ये एम्प्लॉय मेरे यहाँ 10 साल रह के गया, इसको बहुत अच्छी नॉलेज हो गई है भाई साहब, कमाल का काम करता है, बहुत कमाल का, लेकिन हाँ अगर मेरे कंपटीशन ने इसको ले लिया तो मेरी सेल्स डाउन हो जाएगी। अब बताओ मैं क्या करूं? तो मैंने इसे कहा कि भाई देख, तू मेरे यहां से जॉब छोड़ के जा रहे, जा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तू कहीं और जॉब नहीं कर सकता भाई, और ये सेम पर्टिकुलर वर्क भी नहीं कर सकता। ना ये काम तो कहीं और करेगा, ध्यान सुनना, ये हॉर्ने वर्सेस गिलफोर्ड करके केस था, जब आप चैप्टर 1 ऑफ कंपनी लॉ पढ़ोगे वहां पे है, हॉर्ने वर्सेस गिलफोर्ड ऐसी कुछ नाम है, याद दिलाना मुझे कमेंट बॉक्स में, तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। उसमें से कहा जाता है भाई तू दूसरी जगह जाके ये काम नहीं कर सकता। सर अगर मैं काम ही नहीं करूंगा तो पैसे कैसे कमाऊंगा? हम देते हैं ना, 10 लाख ले हमसे, लेकिन कहीं और काम मत करना। ओके, तो क्या ये दोनों सैलरी में आएंगे? आंसर है यस। ये लिखिए, एनी अमाउंट received before joining of job or after leaving the job
यहाँ पे लिखना इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। सर बुक पढ़ाओ ना, पढ़ा दूंगा भाई, क्या दिक्कत है, क्यों टेंशन ले रहे हो, हमें करने दो। कितने नोट्स मुझे और लिखवाने, एक सेकेंड, हाँ टोटल 9 नोट्स लिखवाने, हम ऑलरेडी 5th पे आ चुके हैं, ठीक है, जल्दी ही हम बुक पे चलेंगे। सर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है सर, बुक कराओ, एक बार दिखाओ तो सही बुक, थोड़ा सा, थोड़ी सब्र सर, थोड़ी सी मेहनत। ओके चलिए सर, ये हो गया 5th पॉइंट। इस 5th पॉइंट के साथ हमारे नोट्स कंप्लीट। लाओ 6 पॉइंट, एक वर्ड होता है सर सैलरी सरेंडर, वर्सेस सैलरी फोरगॉन। ठीक है, जैसे टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट इट इज नॉट टैक्सेबल, और सैलरी फोरगॉन इट इज ऑलवेज टैक्सेबल, since it is application of income। ठीक है, सर मतलब तो समझाओ। आपने मूवी देखी होगी सुल्तान, सुल्तान सर सलमान खान की मूवी, ओके, उसमें ना उसे एक ब्लड बैंक बनाना होता है, तो ब्लड बैंक बनाने के लिए वो जितने भी उसके दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं, वो सबसे डोनेशन लेता है, और सब बोलते हैं इतने पैसे में क्या ही ब्लड बैंक बनेगा। तो मान लीजिए उन सब ने 1000 रुपीज़ डोनेट किए मिस्टर सुल्तान को। उन्होंने अपनी सैलरी पहले तो बॉस से ली, उसके बाद सुल्तान को 1000 रुपीज़ सबने कंट्रीब्यूट कर दिया। दिस इज कॉल्ड फॉर सैलरी फॉरगॉन। तो एग्जाम्पल लिख लेना सुल्तान, ठीक है। तो आपको पैसे मिले या फिर पैसे मिलने से पहले आपने बोला मुझे मत दो, सुल्तान को दे दो। दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम, मतलब तुम्हें इनकम तुम्हारी साइड आई, उसके बाद तुमने कहा कि उन्हें दे देना या फिर मैं देता हूँ। फिर आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैं अपनी सैलरी पे टैक्स नहीं दूंगा, उस 1000 पे तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। इट्स इज योर सैलरी, इसे तुम्हारी सैलरी ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तुम्हारी सैलरी ही माना जाएगा। मान लो 20,000 था, मैंने 1000 दे दिया, मेरे को मैं सर 19,000 पे टैक्स दूंगा क्योंकि 1000 तो सुल्तान को दिए। भाई तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, इसके बाद तुम किसको देते हो? अपनी बीवी को दो, सुल्तान को दो, पठान को दो, सलमान को दो, जिसको देना है दो। बट तुम्हें पैसे मिल गए हैं, उसके बाद तुम क्या करते हो? वी डोंट नो, वी विल कैलकुलेट टैक्सेशन ऑन 20,000। यानी सैलरी फॉरगॉन, सर मैं अपनी सैलरी छोड़ रहा हूं, नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ऑलवेज टैक्सेबल, ठीक है। उसके बाद सैलरी सरेंडर। यहां पे क्या है, कई बार क्या होता है, एक बंदे ने बोला सर मेरी ना सैलरी 50,000 है, मेरे बीवी बच्चे सबकी डेथ कोरोना में हो गई, मुझे सर मेरे लिए 10,000 ही चाहिए। आप सर ऐसा क्या करो ना, ये 40,000 मेरे नाम पे दो ही मत, गरीब बच्चों को दान कर दिया करो मेरे भी, यहाँ पे मैं मर जाऊंगा उसके बाद भी दे देना सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सैलरी सरेंडर, कि मैं लूंगा ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा मैं कुछ करूंगा, आप ही अपनी साइड से कर दो और रजिस्टर में मेरे को बस 10,000 भेज दिया करो, और मुझे कभी बताना भी मत कि आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पे लिखा गया टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो ये टैक्सेबल नहीं है। दिस इज कॉल्ड सैलरी सरेंडर, ओके।
तो ये एग्जाम्पल आई होप आप याद रखेंगे, ठीक है। आई होप आपने पढ़ा होगा सैलरी के अंदर। सर ये सारी बातें क्यों बता रहे हो, क्या क्वेश्चन में आने वाली है? जी सर, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल अप होगा ये बेसिक वाली बातें वहाँ पे जरूर आएंगी, ठीक है। सर एक होता है सर अगला सर 7th पॉइंट, दिस इज एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी सर इसमें भी दो बच्चे होते हैं, एक है सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, और एक इसका भाई है एडवांस्ड अगेंस्ट सैलरी, ठीक है सर। तो इसमें आप लिखोगे इट इज टैक्सेबल ऑन रिसीव्ड बेसिस, जैसे ही आपको मिलेगी, जब आपके अकाउंट में आई आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। एंड द अदर साइड, और एडवांस इज गिवन, it should be treated as loan। treated as loan, तो इसको हम लोन ट्रीट करने वाले हैं सर। दोनों का मतलब समझ जाइए सर। सर आपको सैलरी एडवांस में मिल गई, कैसे मिल गई? मान लो आपकी सैलरी ड्यू होती थी 10th ऑफ मंथ, राइट। लेकिन हो सकता है आपको गांव जाना हो या आपकी शादी हो, कुछ हो, आपने बोला सर क्या इस बार आप मेरे को सैलरी 25th को दे देंगे? तो आपने मुझसे 15 डेज पहले सैलरी अपनी ले ली, राइट। तो आपने मेरे से 15 डेज पहले सैलरी ले ली, तो टैक्स कब लगना चाहिए? 10th या फिर 25th? तो 25th को आपको टैक्स लगना चाहिए। दिस इज सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। या फिर बॉस को कहीं जाना था, उसने बोला यार मैं बाहर रहूंगा, आउट ऑफ कंट्री रहूंगा, तो हो सकता है सैलरी लेट है, मैं एडवांस में देके जा रहा हूँ। जैसे कई बार क्या होता है, होली आ रही है, दीपावली आ रही है, तो हम भी क्या करते हैं अपने स्टाफ को एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले सैलरी देते हैं, ताकि उसको मतलब अपने खर्चे वर्चे चाहिए होंगे। एडवांस अगेंस्ट सैलरी मतलब एक मजबूर बाप को अपने बच्चे को पढ़ाना है। आप आजकल के बच्चों का शौक भी है, बच्चे इन द सेंस स्टूडेंट्स, मेरा भी मूड है ठीक है। तो PS5 पे गेम खेलेंगे सर, आईफोन चाहिए सर, बच्चे की डिमांड्स, उसको पढ़ाना भी है। तो सर उसके एडमिशन के लिए मुझे 2 लाख रुपीज़ चाहिए सर। क्यों चाहिए सर? सर एडमिशन कराना है। किसका एडमिशन कराना है सर? अपने चाइल्ड का। सर प्लीज़ 2 लाख रुपए दे दो सर। सर आपकी सैलरी कितनी है? सर 20,000। सर मैं 5,000 करके ना ओवर द पीरियड आपको, आप मेरे में से लेस करते रहना, और प्लीज़ दे दो सर, वरना बच्चे का एडमिशन रुक जाएगा। चलो ठीक है, ले जाओ 2 लाख रुपए ले जाओ, अच्छे से पढ़ाओ, ठीक है। 5,000 हर महीने लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 लाख रुपीज़ लिए एम्प्लॉय ने बॉस से, दिस इज ट्रीटेड एज लोन, दिस इज द कैपिटल रिसिप्ट, और ये 5,000 हर महीने चार्ज होंगे। सैलरी आपकी 20,000 की काउंट चाहिए। 2 लाख रुपीज़ जो आपको मिला, 2 लाख रुपीज़ जो आपको मिला, ये लोन है, इस पर आपको तुरंत टैक्स नहीं देना होगा। ओके गुड सर, समझ में आ गया सर, थैंक यू। 2 पॉइंट और पढ़ो, फिर हम बुक पे आएंगे रीडिंग के लिए। पॉइंट नंबर 8, एरियर ऑफ सैलरी। एक कॉन्सेप्ट आता है सर एरियर ऑफ सैलरी, शायद 87A करके इस पे सेक्शन है, मुझे याद नहीं आ रहा, पढ़ते समय चेक करेंगे, ठीक है। 87A है शायद, एरियर ऑफ सैलरी। इसमें क्या हुआ ना, कोई झगड़ा हो गया, मैंने अपने एम्प्लॉय को रखा, और मेरे हिसाब से उसकी सैलरी होनी चाहिए थी 20,000, और 6 मंथ के बाद मैंने कहा था कि अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो तुम्हारी सैलरी जो है 6 मंथ के बाद 5,000 हम बढ़ा देंगे। एम्प्लॉय बोल रहा है नहीं जी सर 25,000 दो। मैंने कहा प्रॉफिट होगा तो बढ़ाएंगे ना, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, डिस्प्यूट हो गया सर। तो दिस इज कॉल्ड एरियर ऑफ सैलरी। व्हाट इज दिस? इट मींस सैलरी अंडर डिस्प्यूट, जहां पे हमारे बीच क्या हो गया,
डिस्प्यूट हो गया। या फिर एक बार क्या होता है, मोदी जी कहते हैं मित्रों जितने भी एम्प्लॉई जिनकी सैलरी 8,000 है, मैं ये कहता हूँ कि 2020 से हम मानते हैं कि आप उनमें 10,000 रुपीज दे रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा 2,000 है ये आप उन सभी को रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस पे आज की डेट में आने वाले महीने में दे देंगे। इट मीन्स क्या कि कई बार ऐसा होता है डिस्प्यूट हो या कोई भी बात हो, हम रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस, रेट्रो मतलब पहले के दिन से काउंट करते हुए उसको आज सैलरी दे रहे हैं। रेट्रोस्पेक्टिव आपने ES10 के अंदर पढ़ा होगा, रेट्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव, SLM मेथड, WDV मेथड में मान लीजिए WDV रेट्रोस्पेक्टिव होता, SLM रेट्रोस्पेक्टिव होता। आई थिंक अकाउंट में आपने ये वर्ड पढ़े हुए हैं, ठीक है, मैं जूम करके चल रहा हूँ। तो ऑन इन केस ऑफ सैलरी रेट्रोस्पेक्टिवली, ठीक है, ओके, तो इट इज टैक्सेबल। आप इस पर टैक्स कब लगाएंगे? वो 20,000 की जगह 5,000 मुझे देना पड़ा, कब लगाएंगे? जब 20,000 मिला तब या 5,000 मिला तब? इस पे आपने 8,000 की जगह 10,000 हो गया, 2,000 देना पड़ा आज, कब लगाएंगे? 8,000 मिला तब या तब? तो ऑब्वियसली जब आपको मिलेगा। तो इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, RECE रिसीप्ट, ठीक है, जिस ईयर में आपको वो मिलेगा। टैक्सेबल कब होगा? जब रिसीप्ट होगा, ठीक है, टैक्सेबल कब होगा? जब रिसीप्ट होगा। एंड 9th पॉइंट, सैलरी पेड टैक्स फ्री। इसमें क्या होता है, मैं बहुत अच्छा एम्प्लॉय हूँ, मुझे पता है कैसे पढ़ाते हैं, मुझे मान लो अच्छी अच्छी जगह से वैसे भी ऑफर आते रहते हैं, बट आई डिनाई ऑलवेज। मुझे खुद से अपने स्टाइल में काम करना पसंद है, अपने लेवल पे काम करना पसंद है। तो उन्होंने मेरे से कहा कि इस विनीत सर आप हमारे यहाँ ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा टैक्स पढ़ाते हो, आपके बैच वगैरह भी सुपर 20 सुपर 30 बहुत अच्छे जाते हैं, 90% रिजल्ट है सर, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप, सर हमें ज्वाइन कर लो। मैंने कहा सर कितने दोगे? सर 5 लाख। अरे सर 5 लाख में मेरा क्या होगा, 10 लाख कर दो, 10 लाख कर दो सर पर मंथ। ओके सर इतनी सेल हो जाएगी? हाँ सर हो जाएगी। ओके लेकिन सर एक कंडीशन आ रहा है, 10 लाख पे जो सैलरी का टैक्स बन रहा है ना वो मैं पे नहीं करूँगा, आप मेरे भी यहाँ पे कर दो। ओ माई गॉड। तो कई बार एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खुश रखने के लिए और उसको रिटेन रखने के लिए कहता है तुम टैक्स की टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे भी यहाँ पे टैक्स भरूंगा। तो यहाँ पे लिखा गया एम्प्लॉयर bears the burden of tax on the salary, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर जो है वो टैक्स का बर्डन बियर करता है। ऐसा पॉसिबल है जी? कर सकते हैं। एम्प्लॉय को खुद, बीवी वाइफ और एम्प्लॉय दोनों को खुश करने के लिए बॉस का, सर हम तो आर्टिकलशिप करते हैं, हमें तो खुश। अभी तुम बॉस बनो तो सही, अभी लायक बनो, जिस दिन लायक बनोगे दुनिया तुम्हें सलाम ठोकेगी मेरे भाई। सर अब बुक पढ़ लेते हैं सर, आपने बहुत हमें, या सैलरी, सैलरी का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रॉम बुक, अपनी बुक ओपन कर लीजिए जिन्होंने भी बुक बाय की है, नहीं तो स्टडी मैट ओपन कर लीजिए। तो आइए सर रीडिंग करते हैं। और हाँ, अगर आप इस बुक से पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली आपको 100% चीज़ें मैच मिलेंगी, लेकिन अगर आप स्टडी मैट से कर रहे हैं तो स्टडी मैट से मैंने ये बुक डिज़ाइन की है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसे फिल्टर करना पड़ता है ताकि एक स्टूडेंट लेवल पे समझ में आए। हमें देखो समझना भी सब कुछ है, करना भी सब कुछ है, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड, ऐसा ना हो कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में सिलेबस अधूरा रह जाए और इतना कम पढ़ के जाए कि पेपर सॉल्व ना हो। तो दोनों चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो जिनके पास भी बुक है उनके तो बल्ले बल्ले, जिनके पास नहीं है, अगर स्टडी मेट है तो ज़्यादा एफर्ट लेना पड़ेगा आपको। पहले आप मुझे सुन ले, फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हैं आपका टाइम बच जाए तो सर एक मिनिमल सी कॉस्ट में अगर तुम्हारे यहाँ 40 to 45 मार्क्स 100% सिक्योर हो जाते हैं तो इट्स अ ग्रेट डील, ठीक है। अगर आपको बुक लेनी है तो अगेन आई एम रेफरिंग 9354719404। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जो लेटेस्ट स्टॉक होगा वहाँ से आपको बुक डिलीवर करवा दी जाएगी। चलिए सर आइए पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1, बेसिक
ऑफ चार्ज, तो हमारा सेक्शन आया सर सेक्शन 15, सेक्शन 15 ओके। कहते हैं सेक्शन 15 डील्स विद द बेसिस ऑफ चार्ज, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन द ड्यू बेसिस और ऑन अ रिसीव्ड बेसिस। क्या ये हमने पढ़ा लिखा? यस सर हमने लिखा था ओके। विच एवर इज अर्लियर, ठीक। हाउएवर वेयर एनी सैलरी पेड इन एडवांस, अगर हम एडवांस में पे करते हैं, इट इज असिस्ट इन द ईयर ऑफ पेमेंट, तो जिस ईयर में वो पेमेंट हुई, ठीक है, यानी एम्प्लॉय ने जिस में ईयर में रिसीव किया, इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली ब्रॉट टू टैक्स इन द ईयर इन विच इट बिकम्स ड्यू। तो हम ड्यू का वेट नहीं करेंगे, तो ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, उस ईयर में हम टैक्स लगा देंगे। इधर सैलरी पेड इन द एरियर, एरियर्स का मतलब कि सर सैलरी मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं, लेकिन तो ये जिस ईयर में मिलेगी, रिसिप्ट होगी, उस ईयर में टैक्स लगाया जाएगा। हैज बीन असेट ऑन द ड्यू बेसिस, द सेम कैन नॉट बी टैक्स अगेन व्हेन इट इज पेड, तो उसमें दोबारा टैक्स नहीं लगेगा व्हेन इट इज पेड, ठीक है ओके। नाउ सर एसेंशियल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू द सैलरीज, तो मैंने इसे नोट्स करके लिखवाया था आपको। पहला पॉइंट है सर एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, every payment made by employer to his employee for service rendered would be chargeable to tax as salary, full time or part time it does not matter। तो हमने क्या पढ़ा था? फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, इट डज नॉट मैटर, फुल टाइम हो या पार्ट टाइम हो, इट डज नॉट मैटर ओके। उसके बाद फोर गोइंग ऑफ सैलरी और ए सरेंडर ऑफ सैलरी। फोर गोइंग मतलब तुम मेरे पैसे क्या करोगे मुझे नहीं पता, और सरेंडर ऑफ सैलरी मतलब मैं बता रहा हूँ किस पैसे का क्या करना है, बता रहे हो टैक्स भरो, तुम्हें नहीं पता ठीक है टैक्स मत दो। Foregone of salary, such a waiver is only an application and hence chargeable to tax। Surrender of salary, however, an employee surrender his salary to the central government under section, ये तो छोड़ दो आप, the salary so surrender would be exempt। अच्छा मैंने गलत बोल दिया क्या? दोबारा से रिवाइज करो। Foregoing of salary क्या होता है? Once salary accrue, the subsequent waiver by the employee does not absolve for him liability to income tax। तो फोरगोइंग ऑफ सैलरी ये टैक्सेबल है, और सरेंडर ऑफ सैलरी ये क्या है सर? एग्जेम्प्ट है। मतलब तुमने अपना राइट एक्रू किया ना सैलरी लेने का, टैक्स भरो, और तुमने राइट ही नहीं लिया, तुम पहले बोल रहे जो करना है करो, सरेंडर कर दिया सर गवर्नमेंट को, तो उस केस में तुम्हें टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सॉरी ऑन माई साइड, मेरे वो कहते हैं मेरे मुझे फिचल गया भाई साहब माफ कर दो ठीक है सॉरी। उसके बाद सर सैलरी पेड टैक्स फ्री, इसमें क्या होता है? means that employer bears the burden of the tax on the salary of the employee okay। place of accrual of salary, तो ये accrue और arise वाला टॉपिक है रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का, वहां से उठाए गए, ठीक है। आपने बोला था बेसिक के बाद सैलरी कराना, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ, जब वो टॉपिक आएगा तो इसको डिस्कशन में लेंगे। सैलरी अर्नड इन इंडिया इज डीम्ड टू बी accrue of rise in India even it is paid outside the India। मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया, आप मेरे को लंदन बुला के सैलरी दे रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं, मैंने यहाँ सर्विस रेंडर की ना इंडिया में, तो यहीं की इनकम वो मानी जाएगी। इट इज पेड और पेबल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया बिकम्स कम टू एन एंड। अब कुछ यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं। पहला है सर एडवांस सैलरी, ठीक है। फिर है सर एडवांस सैलरी वर्सेस एडवांस अगेंस्ट सैलरी, लोन इज डिफरेंट फ्रॉम द सैलरी। तो ये मैं होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, पढ़ लेना, हमने क्लास नोट्स में पढ़ा है। एडवांस सैलरी क्या होता है कि मैंने अपनी सैलरी पहले ले ली। एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज ड्यू और नॉट। ड्यू हुई थी नहीं हुई थी, सर ड्यू तो 10 की होगी, मैंने तो 25 को ले ली सर, शादी थी सर, बर्थडे था सर, वैलेंटाइन डे आ गया था सर, जो भी है। और सर एडवांस अगेंस्ट सैलरी, तो इट इज ट्रीटेड एज लोन। Advance against salary is different from the advance salary. It is advance taken by the employee from his employer. This advance is generally adjusted with the salary over a specific time period. It cannot be taxed as the salary. Okay. Sir, उसके बाद है सर arrear of salary. What is arrear of salary? Arrear of salary कहता है कि भैया तुम्हें सैलरी मिलनी चाहिए थी 10,000, तुम्हें मिल रही है 8,000, तो 2,000 जो अब तुम्हें मिलेगी वो तब टैक्स होगा जब मिलेगी। ओके, नॉर्मली स्पीकिंग सैलरी मींस arrears must be charged on due basis. However, there are circumstances when it may be not be possible to bring the same to charge on a due basis. तो due basis पे इस पे टैक्स नहीं लगा जा सकता। बाकी 87A है जहाँ तक मुझे याद है, बाकी हो सकता है सेक्शन में गलती कर रहा हूँ। 87A है, कंफर्म करना उस बच्चे ने जिसने ऑलरेडी टैक्स ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, करना 87A है या क्या है, लेट मी चेक। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप होमवर्क के तौर पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 स्टार्ट होता है।
सर करा दोगे क्या कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी आज? करवाना तो चाहिए भाई, ठीक है, थोड़ी स्पीड तो लानी पड़ेगी। कुछ पढ़ लेते हैं अभी, अभी 45 मिनट्स में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखो यार, हमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 में जो मैंने पॉइंट रखा है पहले, जिससे सैलरी, परक्विजिट एंड प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी। देखो इसमें आता क्या क्या है, इसमें आता है वेजेस, इसमें आती है एन्युटी और पेंशन। सर सब कुछ पढ़ाओगे? हाँ सर, अभी मैं सर मार्क करा रहा हूँ, लेटर ऑन, आज फर्स्ट लेक्चर है, अपकमिंग 4 to 5 लेक्चर्स वी विल डिस्कस ऑल। सर ग्रेचुइटी आती है, फीस, कमीशन, परक्विजिट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी आता है, एडवांस ऑफ सैलरी आता है, एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड, लीव इन सैलरी इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड का टॉपिक आता है और कंट्रीब्यूशन का टॉपिक आता है, ये हम देख लेंगे आगे। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो सैलरी में क्या क्या आता है, सेक्शन 17 बोलता है, एक तो सैलरी खुद आती है, फिर परक्यूजिट्स आते हैं और प्रॉफिट एंड लीव ऑफ सैलरी आता है। क्या क्या आता है सर? सेक्शन 16 नहीं पढ़ाया आपने, स्टैंडर्ड डिडक्शन। सेक्शन 15 चार्जिंग हो गया, सेक्शन 17 सैलरी का और सैलरी की मीनिंग्स हो गए। सेक्शन 16 होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और सैलरी, जो हम पढ़ेंगे 50,000 और 75,000, जिसमें टैक्स की अमेंडमेंट आई हुई है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस, ठीक है। अभी हम 15 के बाद 17 पढ़ रहे हैं, फिर 16 पढ़ लेंगे आगे चलते चलते। तो हमने क्या समझना कि सैलरी का मतलब क्या है, डिफाइन द सैलरी। सैलरी का मतलब क्या है? सैलरी इट इज इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है, इट इंक्लूड्स मॉनेटरी एज नॉन मॉनेटरी। इसमें मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों सर्विस आते हैं। नॉन मॉनेटरी क्या होता है? सर मैंने कार दे दी, मैंने हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया, बॉस कर रहा है। कौन कर रहा है सर? बॉस, हुकुम का इक्का बॉस। उसने उसकी वाइफ को पढ़ा लिखा दिया, ठीक है, बच्चे को भेजना था इलाज के लिए, भेज दिया, उसको गैस की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो कई बार क्या होता है, पैसे ना देके हम सर्विस दे देते हैं, प्रॉफिट एंड लीव। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखो, ऐसे पढ़ोगे याद नहीं रहेगा, समझते हैं एक एक करके। कॉन्सेप्ट नंबर 2, तो हम पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ेंगे, वेजेस का मतलब समझेंगे, बेसिक पे का मतलब समझेंगे और डी का मतलब समझेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सर एडजस्टमेंट नंबर 2, अलाउंस, ठीक है। पहले एडजस्टमेंट नंबर 1 कर लेते हैं। सर मैंने 1 और 2 में क्यों रखा है? क्योंकि जब चीज़ें बहुत बड़ी हो ना, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जब आप पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे ना, तो वो इजी टू अंडरस्टैंड और रिकॉल हो जाती है। और जब चीज़ें कम्युनिटी बेसिस पे होती है, ओ माय गॉड इतना सारा पढ़ना है, फिर हमें पढ़ने का ना तो मन करता है, ना तो हमसे पढ़ा जाता है, ठीक है। ठीक है सर, आइए आइए आइए, बेसिक पहले इसका ना मीनिंग पढ़ लेते हैं। बेसिक पे और डीए, बोनस और कमीशन। यहाँ पे कमीशन वर्ड रह गया शायद, कमीशन में आपको लिखवाऊंगा नोट डाउन में। 4 चीज़ें पढ़नी है, वेजेस, बेसिक पे, डीए और कमीशन। सर वेजेस क्या होता है? जिसके लिए आपको रखा जा रहा है। इन कॉमन पैरेलेंस द टर्म वेजेस मींस फिक्स्ड रेगुलर पेमेंट, कि भैया इतने पैसे आपको दिए जाएंगे, लेट्स सपोज 10,000 पर मंथ, ओके, अर्न फॉर वर्क और सर्विस। द वर्ड वेजेस और सैलरी और बेसिक सैलरी आर यूज इंटरचेंजली, कि सर अगर वेजेस का हो, सैलरी का हो या बेसिक सैलरी का हो, तीनों का मतलब एक ही होता है, तीनों का मतलब एक ही होता है। आर यूज मोरओवर द पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ द बोनस, अलाउंस etc मेड टू द एम्प्लॉय आर आल्सो इंक्लूड विद इन द मीनिंग ऑफ द सैलरी। तो सर जब हम सैलरी कह रहे हैं ना, तो सैलरी में बोनस भी आता है, ठीक है सर। उसने क्या बोला? बोनस भी आएगा सर, आपका अलाउंस भी आएगा, ठीक है, ये सब भी होता है। लेकिन वेजेस का मतलब क्या है? जिस चीज के लिए तुम्हें वहां पे रखा गया है, वेजेस, सैलरी, बेसिक सैलरी। लेकिन जब ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सैलरी मीन्स एवरीथिंग वॉट एवर एम्प्लॉय रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन अ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ओके, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, डोंट वरी। उसके सर क्वेश्चन कब आएगा? लो जी, क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं पहले आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये आज हम करेंगे, ये आज हम करेंगे, अभी के अभी हम करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी, आज हम करेंगे, अभी हम करेंगे। सो थोड़ा सा टाइम दे दो एक क्वेश्चन के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी है, एक एक करके सारे क्वेश्चन आएंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। सर बेसिक पे क्या है? व्हाट इज बेसिक पे? बेसिक पे इज द इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द सैलरी। मतलब सैलरी में जब आप किसी एम्प्लॉय को रखते हो, तो वो बेसिक पे के लिए ही आता है, बाकी सारी चीज़ें एडिशनल होती है। जब वो शादी के लिए बताएगा ना, भाई पैकेज कितना है, कितनी सैलरी है तुम्हारी, तो वो बताएगा सर 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, दिस इज बेसिक पे। 10,000 रुपीज़ पर मंथ, दिस इज बेसिक पे। सर बोनस पक्स बाकी सारी चीज़ें अलग है, पहले बेसिक पे बताओ। इट इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर हिज बेसिक क्वालिटीज लाइक क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज,
मतलब आप क्यों दे रहे हो, एम्प्लॉयर से पूछा गया तुम क्यों दे रहे हो, क्योंकि भाई वो चार्टेड अकाउंटेंट है, वो सीएस है, वो सीए में है, सर वो ग्रेजुएशन पास है, ओ सर लेकिन एक बंदा आया, सर बीकॉम पास है, लेट्स सपोज मैं सर 12th पास, ओके, तो लेकिन ये बंदा 10 साल के जो सीए उनसे भी अच्छा पढ़ा रहा है, एक एक चीज लिखवा रहा है, फिर बुक से पढ़ा रहा है, फिर क्वेश्चन करा रहा है, इसका लेवल तो बहुत अच्छा है, तो इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सर, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सर, सर 15 साल से टीचर है, ओ माई गॉड, वेरी गुड सर, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, टैक्स कब से पढ़ा रहे हो, अराउंड 8 to 9 ईयर, ओके, मतलब तुम्हें ये आता है क्या, हाँ जी मुझे ये आता है, ओके सर, एक्सपर्टाइज बहुत अच्छी है सर, तो बॉस क्या करेगा, मेरे को सैलरी देगा, जैसे जो भी तुम ब्रांड जानते हो टीचिंग इंस्टीट्यूट में, सी एजुकेशन में, उन सबका ऑफर मेरे को आ रखा है, एंड इट इज जनरली गिवन इन फॉर्म ऑफ द पे स्केल, तो हम इसे पे स्केल लेते हैं सर, एक यहाँ पे लिखा है 2100 टू 2100 टू 2500, इसका मतलब क्या होता है कि सर हर ईयर आपके 100 रुपीज़ बढ़ेंगे, तो 2000 मान लो ईयर 1, ईयर 2 में आपकी सैलरी हो जाएगी 2100, ईयर 3 में आपकी सैलरी हो जाएगी 2200, ईयर 4 में आपकी सैलरी हो जाएगी 2300, ईयर 5 में आपकी सैलरी हो जाएगी 2400, 1 2 3, हाँ सही तो है, उसके बाद आपकी सैलरी हो जाएगी 2500, मतलब आपकी सैलरी 100 रुपीज़ बढ़ती रहेगी जब तक आपकी सैलरी 2500 ना हो जाए, ठीक है, दिस इज 2125, उसके बाद सर 200 बढ़ेगी 3500 तक, मतलब अब 25 होने के बाद आपकी सैलरी 35 तक कैसे चलेगी, 200 200 200, जब आपकी सैलरी 35 हो जाएगी तो आपकी सैलरी 300 से बढ़ेगी, कब तक, जब तक आपकी सैलरी 5000 ना हो जाए, फिर 5000 से आपकी सैलरी 400 बढ़ेगी जब तक आपकी सैलरी 7000 ना हो जाए। द पे स्केल हैज़ गिवन इन 20 इंक्रीमेंट्स, जनरली ये बातें देखो, ये वाली चीज़ मैं आपको मार्क करता हूँ और मैं आपको चैलेंज में पूछता हूँ, क्या आपके टीचर ने आपको ये पढ़ाया था, नाम नहीं लेना, देखो यार सारे टीचर भगवान का स्वरूप होते हैं, मैं भी पहले नहीं पढ़ाता था, लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से ही मैं ये लाइन लिखवा रहा हूँ और पढ़वा रहा हूँ, पहले मैं भी नहीं पढ़ाता था, मैंने भी इतना डेप्थ स्टडी में पढ़ा ही नहीं था। एक जॉब में 20 इंक्रीमेंटल्स होते हैं, लिखना कितने बच्चों को पता है, नहीं पता तो लिखना सर हमें नहीं पता, पहली बार सीखा है, थैंक यू सर, लिखना कमेंट बॉक्स में प्लीज़ यार, ईमानदारी से, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत से कुछ नया सीख पाए तुम, और एमसीक्यू कभी भी पूछा जा सकता है। सर फिर आगे सर डीए, व्हाट इज डीए, डियर डियर डियर, ओ भैया ये वाला डियर नहीं है, दिस इज डियरनेस अलाउंस, मतलब कि देखो यार हर साल महंगाई बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है, जब मैं छोटा बच्चा था तकरीबन 1 रुपए में 4 ब्रेड पीस आते थे, यानी जो पैकेट तुम अब 50 to 60 रुपीज़ का खरीद रहे हो वो हमारे टाइम में 5 to 8 रुपीज़ का आ जाता था, और मेरे पापा क्या बोलते हैं कि बेटा हम 1 रुपए में वो 60 रुपए वाला ब्रेड का पैकेट खरीदते थे, 10 रुपए में पूरा घर चल जाता था, 100 रुपए 500 रुपए तो सैलरी हुआ करती थी, जो आज तुम्हारी पॉकेट मनी है। दिस इज डियरनेस अलाउंस, कि एक एम्प्लॉय जो काम कर रहा है ओवर द पीरियड महंगाई बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, जो पेट्रोल पहले 32, मैंने अपने टाइम में जब गोल्ड का रेट मुझे पता नहीं था, लेकिन 2018 के आसपास गोल्ड का रेट 28,000 या 27,000 था, पेटीएम में पहली बार मैंने गोल्ड बाय किया था, 18 की बात कर रहा हूँ, आज वो 27,000 का गोल्ड अराउंड 1 लाख का है आज की डेट में। दिस इज डियरनेस अलाउंस। अगर एक बाप को अपनी बेटी की शादी करानी हो तो 5 साल में अगर गोल्ड का रेट ऐसे जाएगा तो वो क्या कैसे शादी कराएगा, सर मत दो, हाँ वो एक अलग मैटर है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द महंगाई, इन्फ्लेशन। तो डीए इज गिवन टू एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को दिया जाता है टू कंपनसेट हिम फॉर इंक्रीज इन द प्राइसेस, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। वो एक गाना है बहुत अच्छा, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है, सुनना यूट्यूब पे सुनना, ही बहुत अच्छा गाना, फॉक सॉन्ग है। मुझे ये लाइन अच्छी लगती है कि मैं तो बहुत कमा रहा हूँ लेकिन मेरी गलती नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एट इज जनरली अलाउड एज अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द बेसिक पे, बेसिक पे का सर्टेन परसेंट, भाई 10% हम हर साल बढ़ा देंगे, या फिर 5% बढ़ा देंगे, या हर 5 साल पे 10% बढ़ा देंगे, ऐसा करके होता है। एंड इज लिंक टू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, क्या ये होगा, उसमें सिर्फ परसेंटेज बताएगा क्वेश्चन में, लेट वी चेक। एंड इट इज रिवाइज्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पे इसको रिवाइज किया जाता है। बाकी एज पर द क्वेश्चन हम देखेंगे, ये थ्योरी का एंगल है। डीए इज ऑफ एम्प्लॉइज ऑलवेज फुल्ली चार्जेबल टू टैक्स, सर ये ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल होता है डीए, ओके। बेसिक पे सर फुल्ली टैक्सेबल, डीए फुल्ली टैक्सेबल। सर कमीशन, कमीशन क्या होता है, लाइक कई बार सेल्स का टारगेट होता है कि भाई अगर तूने 20 करोड़ की सेल करा दी ना तो तुझे गोवा भेजा जाएगा,
20 करोड़ की सेल करा दी ना, 1% तेरा। 100 जैसे जो लोग लोन सैंक्शन कराते हैं उनकी कमीशन होती है। जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है, तुमने इतने एडमिशन करा दिए ना, अगर तूने 1000 एडमिशन करा दिए तेरे को 1 लाख रुपए दूंगा। दिस इज वॉल्ड कमीशन। तो कमीशन भी टैक्सेबल होती है। ओके आइए सर, मैं चलता हूँ नोट्स की तरफ। लिखते हैं। ओ ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई। एडजस्टमेंट नंबर 1 लिखो सर, बेसिक पे। और सर कॉन्सेप्ट नंबर 2 तो आपने लिखा ही नहीं, हाँ वो भी लिख लो। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिए सर। बेसिक wages, it is base salary, it is base salary of employee, it is always fully taxable। ये ऑलवेज क्या होता है सर, फुल्ली टैक्सेबल होता है। इफ नेट बेसिक सैलरी इज गिवन, net basic salary is given, then we have to convert into gross basic salary, gross basic salary। देखो भाई, ये सर ये बातें तो बुक में नहीं लिखी थी, तभी तो मैंने कहा नोट और जो बुक है दोनों को मिला के पढ़ना, फिर क्वेश्चंस करना, यू बिकम द ऑसम। एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, यू आर फीलिंग सो ऑसम। कई बार स्टडी मैट में वो बातें नहीं होती जो टीचर को सिखानी होती है, इसलिए नोट्स बनाने पड़ते हैं। और मैंने पहले ही कहा कि जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, 5 सेंसेस इंगेज हो गए, तो जितने सेंसेस इंगेज होंगे, रिवाइज कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा मेमोरी पावर इंप्रूव होगी। इसलिए पॉइंट्स को लिखो, हमें वो भी लिखना पड़ता है जो बुक में नहीं गिवन है। ओके सर, नेट और क्रॉस का मतलब क्या होता है? आपकी सैलरी थी 20,000, आपका ESI PF कट गया 2,000 और आपको मिला 18,000, दिस इज नेट। तो कह रहे ग्रॉस करके बताओ। जैसे मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई तेरा पैकेज कितना है? उसने कहा 1 लाख। मैंने कहा तेरा खर्चा तो बहुत अच्छा चल रहा है। अरे कुछ नहीं यार, 30,000 तो कंपनी ऐसी काट लेती है, मिलता सिर्फ 70 है। जो हम बोलते हैं ना, मिलता सिर्फ 70 है, तो टैक्सेबल अमाउंट इज नॉट 70, इट्स अ 1 लाख। टैक्स आपको 1 लाख पे ही लगेगा, बाकी ओवर द पीरियड आप क्वेश्चन में मेरे साथ सीखेंगे। ठीक है सर, अगला लिखिए सर। हाँ, बेसिक वेजेस। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेना, मैक्सिमम 20 इंक्रीमेंटल्स आर पॉसिबल। सिर्फ 20 इंक्रीमेंट्स ही हो सकते हैं। ओके फिर ऐसा डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। लेकिन सर DA इज फुल्ली टैक्सेबल whether in terms or not in terms। DA in terms means it's a part of retirement benefit calculation
if nothing is given about DA, then assume it is not in terms. देखो, मैंने आपसे पूछा, ध्यान सुनना, पहले एग्जाम्पल समझो फिर आपको समझ में आएगा। मैंने पूछा कि भाई अगर तुम्हारी कंपनसेशन, मतलब मान कि तुम्हारा रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब जब तुम छोड़ के जाओगे, तुम बूढ़े हो जाओगे, बाल सफ़ेद हो जाएंगे, दांत गिर जाएंगे, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, चश्मा लगाना पड़ जाएगा। मैं भी चश्मा नहीं लगाता था, बट एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरे टीचिंग में थोड़ा सा गैप भी आ गया, अराउंड 5 to 6 मंथ। लास्ट रिजल्ट से इस रिजल्ट तक मैं वीडियो ही नहीं डाल पाया। मेरी आई साइट पे भी जोर पड़ा, जिससे मुझे ब्लर दिखता है विदाउट ग्लासेस, तो हो जाता है कभी कभार। चलो इस पे टॉपिक पे आते हैं। अगर मैं तुम्हें 10,000 मल्टीप्लाई में 12, दिस इज योर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो कितना मिला 1,20,000। बट मैं बोलूँ 20,000 मल्टीप्लाई में 12, दिस इज 2,40,000। तो हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट में सैलरी जितनी ज़्यादा होगी, अमाउंट उतना ज़्यादा कैलकुलेट होके तुम्हें मिलेगा, और सैलरी जितनी कम होगी, और सैलरी मीन्स इंक्लूसिव डेफिनेशन, मतलब सब कुछ, ओके, तो उतना कम अमाउंट मिलेगा। तो कहता है कि डीए फुली टैक्सेबल है, चाहे इन टर्म्स हो या नॉट इन टर्म्स। सर ये क्या होता है, बता रहा हूँ मैं। टैक्सेबल तो है, पहला पॉइंट हमने कैसे किया सर, टैक्स तो लगेगा, टैक्स तो लगेगा, ओके। लेकिन डीए इन टर्म्स का मतलब होता है कि जब तुम्हें रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाएगा, यानी तुम्हें 2,000 का जो महंगाई भत्ता दिया जाएगा, तो 10,000 प्लस 2,000 इक्वल्स टू 12,000, तो 12,000 मल्टीप्लाई में 10 तुम्हें महंगाई भत्ता रिटायरमेंट बेनिफिट मिलेगा। मैं एक बार बताता हूँ आपको कि मान लो अगर डीए जो है हम नहीं ले रहे, तो आपको क्या मिला रिटायरमेंट बेनिफिट, 10,000 मल्टीप्लाई में 10, मान लो 1 लाख। वही अगर हम डीए को काउंट करते, कब सर, रिटायरमेंट के टाइम, तो डीए था तुम्हारा 2,000, तुम्हें कितना मिल रहा है 12,000 मल्टीप्लाई में 10, 1,20,000। तो इसलिए अगर डीए को तुम रिटायरमेंट बेनिफिट के टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, ले रहे हो, तो हम क्या बोलते हैं उसको शॉर्ट वर्ड में, इन टर्म्स। इन टर्म्स मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेशन। अगर ये पार्ट हुआ, तो ये सर टर्म एंड कंडीशंस होती हैं जो आप जॉब ज्वाइन करोगे उससे पहले ही आपको साइन करनी पड़ती है, ठीक है। अगर इन टर्म्स हुआ, यानी तुम्हारा लास्ट वाला जो कंपनसेशन मिलेगा, तुम्हें पेंशन मिलेगी, ग्रेचुइटी मिलेगी, लिव इनकैशमेंट मिलेगी, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी अमाउंट बढ़कर मिलेंगी। और इन टर्म्स नहीं हुआ तो वो अमाउंट कम मिलेगा। तो ये कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ने अगर नहीं कहा इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द डीए देन एज्यूम इट इज नॉट इन टर्म्स, तो इन टर्म्स नहीं है, आपकी सैलरी ओनली बेसिक पे पे कैलकुलेट होगी। ये वाली बात समझ में आई? गुड, ठीक है सर। नाउ व्हाट इज बोनस? एक टर्म आता है सर बोनस, लिखिए मेरे साथ, थर्ड बोनस। व्हाट इज बोनस? इट इज fully taxable on receipt basis if in question only bonus declared is given, then ignore calculation। तो आप कैलकुलेशन को क्या कर दोगे? इग्नोर कर दोगे। सर नहीं समझे हम। देखो बोनस का मतलब क्या होता है? मान लो दीपावली बोनस, दीपावली बोनस मतलब सर दीपावली आ रही है, त्योहार आ रहा है, हमें कुछ दो ना, सैलरी दी तो सही, तो बस सैलरी मिलेगी क्या सर, कुछ एक्स्ट्रा दो ना। सर क्यों दो? देखो बॉस का भी देने का मन नहीं करता, लेकिन मान लो कंपनी ग्रो कर रही है, पहले कंपनी का प्रॉफिट था 2 करोड़, अब जो है कंपनी का प्रॉफिट हो गया सर 4 करोड़। अरे सर पूरे साल इतनी मेहनत की सर, कुछ तो दीजिए सर, दीपावली पे बच्चों की डिमांड है, खिलौने, गिफ्ट, ये वो। तो बॉस क्या करता है, अच्छा ठीक है हर एम्प्लॉय को 10,000 रुपीज़ मेरी तरफ से गिफ्ट कर दो, दिस इज बोनस। बोनस क्या है? बोनस एक तरीके से बॉस खुश हो गए, अरे जा यार अब एक टाइम
हमारी ऑल इंडिया रैंक 4 आई थी, तो मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को कहा मेरी तरफ से टाइटन की गिफ्ट तुम लोग को गिफ्ट, ऐसी बोनस, दीपावली वाली नहीं, ऐसी मैं खुश होके मैंने कहा ले जा। एक बार मेरा मूड किया दीपावली में, मैंने कहा ले भाई टीवी ले जा तू, तेरे लिए एक एलईडी पैनल 32 इंच गिफ्ट मेरी साइड से। एक बार मैंने कहा कि ओवन ले जा, ये गिफ्ट। तो सर नया खरीद के देते थे, घर वाला नहीं भाई, नया खरीद के देता था। व्हाट इट मीन, व्हेन वी आर हैप्पी, तो हैप्पीनेस शेयर करने का मतलब सर भाई साहब आज के टाइम में यही है, जैसे मैं तुमसे लाइक मांग रहा हूँ, वैसे एम्प्लॉय जो है वो अपने बॉस से गिफ्ट मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, दिस इज बोनस। ठीक है, अगर क्वेश्चन लिखता है कि सर बोनस डिक्लेयर्ड है इज गिवन, देन इग्नोर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में उसको हम काउंट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम कौन सी कैलकुलेशंस को देख रहे हैं, रिसीव्ड बेसिस। हाथ में आया क्या, नहीं, तो हवाई वाला बोनस हम लोग नहीं। जैसे मैं एम्प्लॉय को सपने दिखा रहा हूँ 5 साल बाद भाई तेरे को वैगनार गिफ्ट करूंगा, मिल गई क्या, टैक्स ले लूँ क्या, नहीं, जिस दिन मिलेगी उस दिन बात करेंगे। ठीक है, ओके चलिए सर, पेज मेरा खत्म हो गया, बोनस के ऊपर भी डिस्कशन चल रही है। ओके लिखिए, इफ इन क्वेश्चन ओनली बोनस इज गिवन, मान लो क्वेश्चन ने कहा है सिर्फ बोनस लिखा है गिवन, देन एज्यूम्ड इट इज रिसीव्ड, तो हम मान लेंगे कि ये रिसीव्ड है। ठीक है, एंड इट इज टैक्सेबल, और हम उस पर टैक्स भी ट्रीट करेंगे। देखो यार, जब हम टैक्सेशन करते हैं ना, तो हमें नोट्स लिखने पड़ते हैं, हर कैलकुलेशन के लिए नोट्स लिख लेते हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये तुम्हें आंसर में लिखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया, बोनस को तुमने टैक्सेबल क्यों किया। तो हम एज्यूम कर रहे हैं इट इज रिसीव्ड, हम एज्यूम कर रहे हैं इट बोनस इज रिसीव्ड, इसलिए हमने उसको टैक्स किया। तो हमने क्या किया, एज्यूम किया। ओके चलिए सर, एक लास्ट पॉइंट आज और पढ़ लेते हैं, दिस इज कमीशन। सर आप तो क्वेश्चन कराने वाले थे, अगले पार्ट में कर लेंगे, कोई बात नहीं, आज पहला डे है सैलरी का, थोड़ा सा थ्योरी है, बोरिंग लग रहा होगा, नेक्स्ट पार्ट से तुम्हें मजा आएगा क्योंकि कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कसम 2 से 3 क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। कमीशन, कमीशन के लिए लिखिएगा सर इट इज fully taxable, whether is based on turnover or not, कई बार लिखा रहेगा क्वेश्चन में सर टर्नओवर बेस्ड है, टर्नओवर बेस्ड है क्या, टर्नओवर बेस्ड नहीं है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, फुल्ली टैक्सेबल, तो आज इस पार्ट को हम यहाँ तक रखते हैं। मूड तो है थोड़ा सा और पढ़ाने का, तो थोड़ा सा बोर हो जाओगे आप क्योंकि आज फर्स्ट डे है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम अलाउंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा अपनी बुक में से, मेरी बुक है तो मेरी बुक, आपकी बुक है तो आपके पास जो बुक होगी वो, अलाउंस का टॉपिक आप पढ़ेंगे यहाँ से। कल हम ये सारे अलाउंस पढ़ेंगे, ठीक है, लिखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट होगा। उसके बाद ये करने के बाद हम अलाउंस वेयर आर पार्शियली टैक्सेबल, ये HRA पढ़ेंगे। मतलब मेरा जो टारगेट है, कोशिश करूंगा मैं कल हम यहां तक कंप्लीट कर लेंगे सर। ठीक है, तो आप लोग का होमवर्क रहेगा कि सर ये आपका पेज नंबर 48, सॉरी हाँ सर 48 तक, यहाँ तक आप कर लोगे। इसके बाद लेक्चर नंबर 3 से तुम्हें मजा आने वाला है भाई, एडजस्टमेंट नंबर 3 स्टार्ट होगी, ग्रेचुटी वगैरह, थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन करो, थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन करो, तो थ्योरी वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। शुरुआत के 2 लेक्चर में मैं सारी थ्योरी करवा देना चाहता हूँ ताकि बाद में प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाए। पढ़ो क्वेश्चन, थोड़ी सी स्टार्टिंग में मेहनत है। सर ये रिवीजन कब कराओगे, तो मैं रिवीजन के लिए सोच रहा हूँ कि पहले हम ये कंप्लीट कर लें यहाँ तक, अलाउंस का पूरा टॉपिक लास्ट मतलब नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, उसके बाद इसकी ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आधा ना कई बार कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो एक ही ऑडियो में कंप्लीट रिवाइज करके अलाउंस का
देन हम आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल का टारगेट अलाउंस का हम रखते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया हो। मेरी गुरु दक्षिणा एक लाइक और एक कमेंट में थैंक्स बोल देना मेरी तरफ से। तथास्तु, गॉड ब्लेस यू। आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए ये सी ड्रीमर चैनल बना रखा है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका टीचर, आपका मेंटर, हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ जब तक आपके सपनों को सच ना करवा दूँ। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिएगा, ईमानदारी से पढ़िएगा, समय बहुत कम है। हर एक सेकंड को अपने सपनों के लिए मेहनत के साथ जिए, करें और आगे बढ़े।